Hi students, in this video we are going to discuss about two very similar and closely related topics is hydrogen spectrum and Bohr's formula. Okay, so पहले हम लोग स्टोरी समझ लेते हैं और उसके बाद उसके एप्लीकेशंस देखते हैं। तो स्टोरी बहुत सिंपल है। एक इलेक्ट्रॉन है जो कोई भी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप मार रहा है, या तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में या तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप मार रहा है। चलो ठीक है सर, जब वो जंप मारेगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी के साथ साथ आ जाता है वेवलेंथ। ये हम लोग ने ड्यूअल नेचर के कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है। तो सर वेवलेंथ और एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो सर बोर्स फॉर्मूला क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा तो एनर्जी कितनी देगा या लेगा। बोर्स फॉर्मूला एनर्जी की बात करता है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। ओके, एकदम सिमिलर फॉर्मूले है, वेरी सिमिलर इक्वेशंस। ओके, सिर्फ फर्क इतना है, बोर्स फॉर्मूला एनर्जी की बात करता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला वेवलेंथ की बात करता है। बराबर है। तो यहाँ पर देखते हैं जरा अपने पास क्या क्या चीजें हैं। सो अगर मैं n इज इक्वल्स टू 1 रखता हूँ, n1 इज इक्वल्स टू 1, मतलब मेरा ग्राउंड स्टेट अगर मैं 1 रखता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो मेरा ग्राउंड स्टेट 2 है, यहाँ पर मेरा ग्राउंड स्टेट 3 है, यहाँ पर मेरा ग्राउंड स्टेट 4 है। ओके, सो ये जो सीरीज है दिस इज कॉल्ड एज अ लाइमन सीरीज। दिस सीरीज इज कॉल्ड एज अ बाल्मर सीरीज। दिस सीरीज इज कॉल्ड एज द पास्टन सीरीज। दिस सीरीज इज कॉल्ड एज अ ब्रैकेट सीरीज। और एक और है जहां पर n1 को हम लोग 5 ले लेते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ पी फंड सीरीज। ओके, FUND। ओके, नॉट फाइंड, पी फंड सीरीज। ओके, पी फंड सीरीज। ये 5 सीरीज है बेसिकली। तो सर लाइमन सीरीज में क्या है? n1 मतलब ग्राउंड स्टेट क्या है? 1। बाल्मर सीरीज का ग्राउंड स्टेट क्या है? 2। पास्टन सीरीज का ग्राउंड स्टेट क्या है? 3। ब्रैकेट सीरीज का ग्राउंड स्टेट क्या है? 4। एंड पी फंड सीरीज का ग्राउंड स्टेट क्या है? 5। अब सर ये ग्राउंड स्टेट हो गया, उसके ऊपर क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट। तो सर एक्साइटेड स्टेट मतलब आपका जो हायर ऑर्बिट है वो। अब सर अगर 1 मेरा ग्राउंड स्टेट है तो 1 के ऊपर कोई भी होगा वो एक्साइटेड स्टेट होगा। तो 2 से लेके इंफिनिटी सब कुछ एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पर मेरा एक्साइटेड स्टेट क्या होगा सर? वेरी इजी, यस वेरी गुड, 3 से लेके इंफिनिटी। यहाँ पर मेरा एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? 4 से लेके इंफिनिटी। यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? 5 से लेके इंफिनिटी। यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? 6 से लेके इंफिनिटी। एनीथिंग अबव 5 इज माय एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन्स ये ऑर्बिट से वो ऑर्बिट में जंप मारने वाला है, और उस समय वेवलेंथ और एनर्जी किस तरह से वेरी करेगी, बस अपना वही गेम है सर, और कुछ भी नहीं है। ओके, सिर्फ डायरेक्ट थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चंस है तो सर लाइमन सीरीज जो है वो यूवी स्पेक्ट्रम में थी। ओके, बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में थी, और बाकी जो सारी सीरीज है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में थी। ओके, पास्टन, ब्रैकेट एंड पी फंड ये तीनों के तीनों इंफ्रारेड रीजन में कैलकुलेट किए गए हैं। बाल्मर सीरीज है जो विबग्योर जो विजिबल रीजन में कैलकुलेट किया गया है, और लाइमन जो है वो यूवी रीजन में कैलकुलेट किया गया है। ओके, बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। उसको लेके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं हम डिस्कस करने वाले हैं, बट इतना ही कॉन्सेप्ट है। वंस अगेन, एक और इलेक्ट्रॉन है जो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप मार रहा है, या तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, और उस एनर्जी के साथ साथ वेवलेंथ। ओके, बस ये दो चीजों का रिलेशनशिप है। वेवलेंथ की जब हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला यूज करेंगे, और एनर्जी की जब बात करेंगे तो बोर्स फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अगले स्लाइड पे देखते हैं दोनों के बीच में प्राइमरी छोटा सा फर्क क्या है। ओके, देखो ये कंपैरिजन देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला क्या है और बोर्स फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं। ओके, यहाँ पर ये देखो डेल्टा ई जो था ना, ये वही है सर, ये सेम फॉर्मूला है। सिर्फ हम लोग को हमने सुना है प्लैंक्स थियरी के साथ साथ, जब हम लोग ने एक रिलेशनशिप किया था कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, और एच न्यू कैन बी रिटन एज एच सी अपॉन लैम्बडा। बराबर है। और फिर जब हम एच सी को ऑपोजिट साइड पे भेजते हैं, ओके, यहाँ पर आपका एच और सी जब आता है तो मिला के आपका आर एच हो जाता है। बस इतना ही गेम है। तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 तो था ही डेल्टा ई के फॉर्मूला में, जो बोर्स फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और उसमें सिर्फ एच सी नीचे आ जाएगा तो सर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बच जाएगा? 1 अपॉन लैम्बडा।
ओके, एंड दैट इज योर रिडबर्ग्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 1.09677576 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ओके, नॉर्मली हम लोग इसको 1.097 लेके सॉल्व करते हैं। ओके, 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ओके, ये नॉर्मली कैलकुलेशंस के लिए हम लोग सिर्फ 4 डेसिमल या 4 डिजिट्स लेते हैं, इसलिए नॉर्मली क्या लॉग बुक कभी कभी यूज करनी पड़ती है तो 4 डिजिट्स तक अपना काम हो जाता है। सो दिस इज द ओवरऑल स्टोरी, और कुछ नहीं है। ओके, स्टोरी बहुत सिंपल है। N1 इज माई इनिशियल द लोअर ऑर्बिट एंड N2 इज माई हायर ऑर्बिट। यहाँ पर भी वही है सर। ओके, यहाँ पर हम लोग नीचे जंप मारने की बात करें इसलिए। ओके, एक्चुअल में क्या सीन है? ओके, द एनर्जी इज गोइंग टू बी 2.18 इंटू 10⁻⁻18। यहाँ पर आपका लोअर ऑर्बिट आएगा हमेशा, और ये आपका हायर ऑर्बिट आएगा। ओके, जो भी है ये वैल्यू आएगी, इतनी एनर्जी है। अब अब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई वो डिपेंड करता है कि वो सर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जा रहा है या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि वो अब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है। तो सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखो, RH इज योर रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ओके, N1 and N2 आर योर ग्राउंड स्टेट्स एंड एक्साइटेड स्टेट्स रिस्पेक्टिवली। Z ऑफ कोर्स इज द एटॉमिक नंबर। ओके, नॉर्मली क्या है, हाइड्रोजन लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर भी देखो Z नहीं दिख रहा है क्योंकि Z की वैल्यू 1 ली जाती है क्योंकि हाइड्रोजन है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर ये जो बोर्स फॉर्मूला है, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्स और एटम्स रादर आई वुड से, और आयॉन्स और स्पीशीज जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन वाले, मतलब आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम 1+ हो गया, लिथियम 2+ हो गया, बेरिलियम 3+ हो गया। ये सब लोग के लिए आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का और बोर्स फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, ओनली फॉर स्पीशीज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये अपने को ध्यान रखना। नॉर्मली आपको ऐसे ही एग्जांपल्स दिए जाएंगे स्टेट बोर्ड लेवल पे, CET लेवल पे, नीट लेवल पे, कि भाई इतना ही करना है। ओके, सो यू विल कम अक्रॉस एलिमेंट्स और रादर स्पीशीज लाइक दिस जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम लोग ये दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वापस से सर, अगर वेवलेंथ का बारे में बात किया तो ये ओके, और वेव नंबर के बारे में बात किया तो 1/λ। हमको मालूम है कि रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज वेव नंबर। और अगर एनर्जी के बारे में बात किया तो सीधा सीधा डेल्टा ई डाल के फॉर्मूला डालने का। ओके, तो प्योरली आपके सामने है, क्वेश्चन प्यार से रीड करेंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा, मतलब कैलकुलेट करके आएगा ऑफकोर्स, बट फॉर्मूला यही दो है। ओके, चलो देखते हैं आगे। लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब सर यहाँ पर हमें मालूम है कि अगर जंप बड़ा होगा, ओके, अगर जंप बड़ा होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, यस और नो? ऑफ कोर्स सर, जितना बड़ा जंप मारेंगे उतना एनर्जी ज्यादा रिलीज करना पड़ेगा। एंड एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एनर्जी वाज hc/λ। तो एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है। तो सर अगर एनर्जी बड़ी होगी तो वेवलेंथ छोटी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जब जंप बड़ा होगा तब वेवलेंथ छोटा होगा। तो जंप बड़ा होगा मतलब क्या होगा सर? बड़ा जंप के लिए N2 की वैल्यू हमेशा क्या लेने की? इन्फिनिटी। ओके, N2 की वैल्यू क्या लेने की? इन्फिनिटी। जब भी जंप बड़ा चाहिए मतलब वो इनफाइनाइट लेवल से जा रहा है। ओके, जंप बड़ा होगा, वेवलेंथ छोटी होगी। एट द सेम टाइम अगर जंप छोटा होगा तो एनर्जी भी कम लगेगी, एनर्जी कम लगेगी तो वेवलेंथ ज्यादा। जंप छोटा होगा तो वेवलेंथ बड़ी होगी। तो ये ध्यान रखना है। तो सर इन दैट केस N2 इज नथिंग बट N1 + 1, इमीडिएटली जो बाजू वाला ऑर्बिट है। ओके, लाइक अगर मेरा ग्राउंड स्टेट 2 है तो इमीडिएटली बाजू वाला क्या है? 3। मेरा ग्राउंड स्टेट 5 है तो इमीडिएटली बाजू वाला क्या है? 6। ओके, तो उसके हिसाब से सर इस तरह से हमारा जंप ध्यान रखना है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के हिसाब से ध्यान रखना है। दिस इज योर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ व्हेन द जंप इज लॉन्गेस्ट, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ व्हेन द जंप इज शॉर्टेस्ट। बट एट द सेम टाइम ये भूलना मत, एनर्जी भी ध्यान दो। ओके, कभी कभी गलती से क्वेश्चन एनर्जी का भी तो आ सकता है। हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ देख रहे हैं बट साथ में एनर्जी के बारे में भी अपने को ध्यान रहना चाहिए। ओके, सो सर ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन है आगे बट ये ध्यान रखेंगे, जंप छोटा होगा तो वेवलेंथ बड़ी होगी और जंप बड़ा होगा तो वेवलेंथ छोटी होगी। एवरीथिंग ओके आई बिलीव। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एक में हम लोग बोर्स फॉर्मूला यूज करें और एक में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यूज करें। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, कैलकुलेट वेव नंबर, और यहाँ पर क्या पूछा है, कैलकुलेट एनर्जी एमिटेड। तो सर क्या करना है, और इलेक्ट्रॉन तो देखो 4 से 2 पे जा रहा है, इधर भी 4 से 2 पे जा रहा है। ओके, हाइड्रोजन एटम है मतलब Z की वैल्यू 1 है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है सर। ओके, आपका सिर्फ इतना ध्यान होना चाहिए कि वेव लेंथ या वेव नंबर वाला क्वेश्चन पूछा है या एनर्जी वाला क्वेश्चन पूछा है। अब एनर्जी वाला क्वेश्चन पूछा है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ओके, जेड स्क्वायर की वैल्यू तो 1 है, अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये आपकी एनर्जी की बात हो गई। ओके, और ये आपका जूल में आंसर आ जाएगा, बराबर है। ये हो गया। अब उसी के बदले यहाँ पे वेव नंबर पूछा है तो क्या आएगा सर, 1/λ इज 1.097 इंटू 10⁻⁷। ओके, एच आर एच ना रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ओके, और 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। देखो एग्जैक्टली सेम चीज है, सिर्फ यहाँ पर वेव लेंथ के बारे में है या वेव नंबर के बारे में, और यहाँ पर एनर्जी के बारे में। सो द ओनली वेरिएशन इज दिस वन, दिस वैल्यू है। ओके, ब्रैकेट के अंदर तो सेम ही चीज हो रही है, तो बस अभी वैल्यूज डाल के अपने को सॉल्व करना है। वैल्यूज भी मैंने आपको बता दी है, अभी कैलकुलेशन करना है। तो सर यहाँ पे वेव नंबर के बदले वेव लेंथ पूछते तो क्या करते हैं हम लोग, तो फिर सब सॉल्व करने के बाद रेसिप्रोकल कर लेते, क्योंकि वेवलेंथ तो नीचे है ना, लैम्बडा ये रहा। ओके, तो कैलकुलेशंस आप लोग खुद से ट्राई करेंगे इसको पॉज करने के बाद, एंड लेट्स सी यू इफ यू गाइस गेट द आंसर। आंसर आएगा ही, आई एम श्योर। इजी कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, देखो फिर प्यार से देखो, कैलकुलेट वेव नंबर, वेव नंबर ढूंढना है तो 1/λ यूज किया है, और एनर्जी पूछी है, एनर्जी ढूंढनी है तो डेल्टा ई वाला फॉर्मूला। तो एक बार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यूज किया, एक बार अपन ने बोर्स फॉर्मूला यूज किया। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है, अपना काम हो जाएगा। ऑलराइट, अब एक और एप्लीकेशन है, देखते हैं। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द पास्टेन सीरीज। अब मैंने सीरीज में बताया था, मुझे मालूम है कि सर पास्टेन सीरीज का जो n1 वैल्यू है वो तो 3 है, और वेवलेंथ लॉन्गेस्ट चाहिए तो जंप शॉर्टेस्ट होना चाहिए। वेरी गुड, जंप शॉर्टेस्ट कब होगा, जब बाजू वाला होगा, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो सर अभी फॉर्मूला में डालेंगे 1/λ इज इक्वल्स टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ओके, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। So it will be RH into 1/9 minus 1/16, which will be RH 16 minus 9/144, which is RH 7/144। ये क्या वैल्यू है, 1/λ का है, तो लैम्बडा विल बी इक्वल टू 144/7r। इसमें आप r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द पास्टेन सीरीज। अब उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए था, पास्टेन सीरीज का ग्राउंड स्टेट क्या है। अब वो पता था, इसलिए मुझे पता था कि वेवलेंथ लॉन्गेस्ट चाहिए तो जंप शॉर्टेस्ट होना चाहिए, मेरा काम हो गया। ओके, अब दूसरी स्लाइड देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज। अब इस बार मुझे वेवलेंथ शॉर्टेस्ट चाहिए, लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा ग्राउंड स्टेट कौन सा है, लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज में मेरा ग्राउंड स्टेट 1 है, और वेवलेंथ शॉर्टेस्ट के लिए जंप क्या होना चाहिए था, लॉन्गेस्ट। वेरी गुड, सो जंप लॉन्गेस्ट मतलब हमने देखा था कि हमेशा इंफिनिटी होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे 1/λ इज इक्वल्स टू RH 1/1 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा, देयरफॉर 1/λ इज इक्वल्स टू RH, क्योंकि ये तो 1 है, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1/RH। R की वैल्यू डाल देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर गेम वही है, आपको आपके सीरीज पता होने चाहिए, उनके ग्राउंड स्टेट्स पता होने चाहिए, और जंप शॉर्टेस्ट है तो वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है तो जंप लॉन्गेस्ट होगा, और वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो जंप शॉर्टेस्ट होगा। तो ये अपने को ध्यान में रहना चाहिए। ऑलराइट, अब आगे का क्वेश्चन देखते। देखो कंपैरिजन क्वेश्चन है, ये सीईटी में नहीं आएगा, बट हायर लेवल पे नीट में या जेडब्ल्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, इसके बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, मैंने एक कॉम्बिनेशन रखा है, और आपको बता दूंगा कि और क्या कॉम्बिनेशन है, हम लोग उसके हिसाब से आप लोग और क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज इज x। ओके, बाल्मर सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, देखो दोनों बाजू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दिया है। वेवलेंथ शॉर्ट मतलब जंप लॉन्ग, जंप लॉन्ग
मतलब दोनों केस में n2 का वैल्यू इन्फिनिटी। तो अपन अभी बाल्मर सीरीज के हिसाब से बात करते हैं। 1/λ(b), ओके, 1/λ कैपिटल बी। बाल्मर के लिए कैपिटल बी लिखता हूँ क्योंकि सर इधर ब्रैकेट में भी तो बी है ना, अभी के लिए लैम्बडा बी, ओके, बाल्मर के लिए इज आर एच इंटू 1/, बाल्मर का ग्राउंड स्टेट क्या होता है 2, 2² माइनस 1/∞, ये तो 0 हो गया। तो 1/λb इज इक्वल्स टू आर एच अपॉन 4, therefore lambda b is equals to 4/RH। अब ब्रैकेट की बात करते हैं। ब्रैकेट के लिए मैं छोटा b ले लेता हूँ, ओके, 1/λb is equals to RH, ब्रैकेट का ग्राउंड स्टेट था 4 माइनस 1/∞। सर दोनों केस में इन्फिनिटी क्यों है? बिकॉज वेवलेंथ छोटी है तो जंप बड़ा होना चाहिए। तो 1/λb is equals to RH अपॉन इधर 1/16, therefore lambda b is equals to 16/RH, बराबर है। अब सर दोनों को कंपेयर कर दो, रेशियोज में डाल दो। तो लैम्बडा ऑफ बाल्मर अपॉन लैम्बडा ऑफ ब्रैकेट इज 4/RH डिवाइडेड बाई 16/RH। RH कैंसिल, 16 ऊपर जाएगा, सॉरी 1/4 हो जाएगा, ओके। एंड लैम्बडा b अपने को ढूंढना है, छोटू b इज 4λb विच इज 4x, ओके। तो ये हो गया। अभी इसमें सर और वेरिएशंस क्या आएंगे? तो सर अभी देखो यहाँ पर अपन ने शॉर्टेस्ट के सामने शॉर्टेस्ट पूछा था, तो हो सकता है कि शॉर्टेस्ट के सामने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा हो, या लॉन्गेस्ट के सामने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा हो, या लॉन्गेस्ट के सामने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा। इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। अपन ने ये वाला सॉल्व किया है शॉर्टेस्ट के सामने शॉर्टेस्ट वाला, ओके। बस दोनों का अपना अपना लैम्बडा वैल्यू निकालने का, रेशियो में डालने का और कंपेयर करके आंसर लाने का। ऑलराइट, सो ये टाइप का क्वेश्चन है, बट दिस इज नॉट ओनली फॉर सीईटी। ये सीईटी में रिलेटिवली कम आता है बिकॉज ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व है। दिस इज अ प्रॉपर नीट और अ जेईई क्वेश्चन, ओके। नाउ एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपको रेशियो के टर्म्स में पूछा है या वैल्यू के टर्म्स में पूछा है, ओके। अभी ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज इज व्हाट, कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप मारता है तो कितनी अलग अलग टाइप की वेवलेंथ्स वो एमिट कर सकता है, ओके। कितने यूनिक टाइप के वेवलेंथ्स एमिट कर सकता है, उसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ऑलराइट। तो लेट्स कंसीडर कि ये मैं सेकंड ऑर्बिट है और ये मेरा फिफ्थ ऑर्बिट है, ओके। ये मेरा सेकंड ऑर्बिट है और ये मेरा फिफ्थ ऑर्बिट है, और इलेक्ट्रॉन पांचवें ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप मार रहा है, बराबर है। तो चलो अभी ट्राई करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ओके। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ने डायरेक्ट जंप मार लिया हो 5 से 2 में, ओके। तो ये एक अलग टाइप की वेवलेंथ एमिट करेगा बिकॉज तीनों ऑर्बिट एक साथ जंप मार लिया उसने। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ने पहले 5 से 3 पे आया और फिर 3 से 2 पे आया, ओके। टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन मैं यहाँ पर नंबर्स भी लिख देता हूँ, ये 2 3 4 5, ये 4 ऑर्बिट्स है अपने, बराबर है। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 5 से 3 पे आया और फिर 3 से 2 पे आया, तो देखो दो अलग अलग टाइप की वेवलेंथ हो गई। अब हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 5 से 4 पे आया, ओके, इलेक्ट्रॉन पहले 5 से 4 पे आया और फिर 4 से डायरेक्ट उसने 2 पे जंप मारा, ये भी हो सकता है। तो देखो टोटल कितने अलग अलग कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 कलर्स तो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। रेड कलर है, ग्रीन कलर है, लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू है, येलो है, 5 कलर तो दिखाई दे रहे हैं। अब इंस्टेड ऑफ दिस हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिट में जंप मार के आ रहा है। तो सर अगर एक एक ऑर्बिट में जंप मार के आ रहा है तो ये डार्क ब्लू वाला तो ऑलरेडी अपना हो चुका है ना, ये यूनिक थोड़ी है अभी, बराबर है। एट द सेम टाइम सर ये लाइट ब्लू वाला भी तो हो चुका है, ओके, ये भी यूनिक नहीं है। सो ना ये यूनिक है ना ये यूनिक है, लेकिन सर और कौन है? द यूनिक इज गोइंग टू बी दिस वन, जो अभी यहां से आ रहा है, ओके, विच इज 4 से 3। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, कितने यूनिक कलर्स आपको दिखाई दे रहे? तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 यूनिक कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देयरफॉर फॉर दिस गिवन एग्जांपल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज 6। सर लेकिन ऐसा अगर क्वेश्चन आया सीईटी में, नीट में या जेडब्ल्यू में, तो हम लोग इसको क्या ऐसे ही सॉल्व करते हैं? हर बार क्या डायग्राम बनाएंगे? ऐसे तो कितने सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं, तो ऐसा अपने को अलग अलग डायग्राम नहीं बनाना है। अपने को क्या करना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है,
n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 the whole upon 2. Okay sir, what is n2 minus n1? So 5 minus 2, then 5 minus 2 plus 1 the whole upon 2. So what is 5 minus 1? 5 minus 2, I'm sorry, 5 minus 2 is 3. What is 5 minus 2? Again 3. What is 3 plus 1? 4. So 3 into 4 upon 2. 3 4s are 12. 12 upon 2. क्या आंसर आया? 6. वही तो अपना आंसर था ना, 6 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स. ओके, तो फॉर्मूला फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए. द फॉर्मूला इज n2 minus n1, okay, into once again n2 minus n1 plus 1 the whole divided by 2. This is the formula for number of spectral lines. और n2 कौन होगा? आपका हायर ऑर्बिट एक्साइटेड स्टेट, और n1 कौन होगा? आपका ग्राउंड स्टेट या लोअर ऑर्बिट. ओके, सो दिस इज अबाउट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स. ओके, इसके पहले हमने क्या देखा? इसके पहले हमने देखा हाउ टू कैलकुलेट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉर्मूला एंड द बोर्स फॉर्मूला. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसके लिए था? क्विकली, इट वॉज फॉर वेवलेंथ एंड वेव नंबर. और बोर्स फॉर्मूला किसके लिए था? फॉर एनर्जी. वेरी गुड. सो दिस इज अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोर्स फॉर्मूला. I hope this was helpful, and you can try solving more questions. If you find it difficult, you can always let me know and I will be more than happy to help you out. Thank you so much guys. All the best.